फर्स्टली हमें क्या करना है, ई फाइलिंग की साइट पर जाकर लॉगिन करना है। ये पहले मैंने लॉगिन किया हुआ है, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो, क्लास जल्दी कंक्लूड हो जाए। फर्स्टली उसके बाद हम जाएंगे केस फाइलिंग सेकंड ऑप्शन पर। इसमें न्यू केस फाइलिंग के ऑप्शन पर जाएंगे। सबसे पहले डिटेल्स भरेंगे, जैसे जिस भी जुरिडिक्शन का वो केस है उसका डिस्ट्रिक्ट भरेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा केस है वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद जो डोमेस्टिक वायलेंस की पेटिशन होती है वो जाती है एमएम के पास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को। जो हमारा डीवी होता है वो क्वासी क्रिमिनल होता है, तो क्रिमिनल पे जाएंगे। रिलीफ सॉल्व इज अ फैमिली डिस्प्यूट्स। केस टाइप डोमेस्टिक वायलेंस। एप्लीकेंट का नाम, फॉर एग्जांपल के बाद सबमिट करेंगे। इसके बाद हमें एक ई फाइलिंग नंबर जनरेट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इसका मैं यूज बाद में बताऊंगा क्या है। उसके बाद हम रिस्पोंडेंट पे जाएंगे, रिस्पोंडेंट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, जो मैंडेटरी मार्क्स है ये भरने बहुत जरूरी है। जो मैंडेटरी नहीं है आप उनको स्किप कर सकते हैं ई फाइलिंग के लिए, पर मैं फिर भी कहूंगा अगर जो डिटेल्स आपके पास है तो वो जरूर भरें। उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, इसके बाद फैक्ट, डेट, किस दिन इंसिडेंट हुआ है, टाइम। अच्छा, ये जो फैक्ट हैं आप जो प्लेन जो पेटिशन आपके पास है उसमें से फैक्ट देख के जो मेन फैक्ट है यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बार बार लिखने की बजाय। उसके बाद इज अ पुलिस कंप्लेंट, नोट चालान, स्टेट दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट। स्टेशन का नाम आप फॉर एग्जाम्पल नागलोई। उसके बाद नेक्स्ट। या आप कोज ऑफ एक्शन लिख सकते हैं इसमें। अभी मैं कुछ भी कर देता हूँ, पर यह कॉपी पेस्ट करना वहीं से जो आपने पेटिशन बनाई है बेसिकली। प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक
सेक्शन 12 में आपकी पेटिशन की जाती है। सेव करेंगे। सर कॉज ऑफ एक्शन में क्या लिखना होगा, जैसे कुछ हाँ जी, उसके आप बता कॉज ऑफ एक्शन में मैं बता रहा हूँ। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है कब से हम फाइल कर सकते हैं। कॉज ऑफ एक्शन बेसिकली क्या होता है, जब से हमारा डिस्प्यूट हुए स्पाउस के साथ, जब से मार पिटाई की गई। फॉर एग्जांपल मैं एक लेडीज हूँ, मेरे साथ मार पिटाई की गई और मेरे को इकोनॉमिकली अब्यूज किया गया, उसी दिन से हमारा कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जो पेटिशन हमने शेयर की हुई थी ना, तो उसी में कॉज ऑफ एक्शन लिखे रहते हैं। उसी को बेसिकली कुछ पार्ट इसमें डालना होता है। सर इसकी जुरिस्डिक्शन चीफ मजिस्ट्रेट के पास होती है डीवी केस की? हाँ जी, एमएम के पास होती है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जो चीफ सीएमए होता है, सीएमएम होता है, वो फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है फर्दर मजिस्ट्रेट को, किसके पास कौन से मजिस्ट्रेट कौन सा केस हियर करेंगे। एक बार मैं कंप्लीट कर लूं, फिर लेंगे ये चीजें, डाउट्स वगैरह फिर लेंगे ना, उसके बाद ई फाइल करेंगे हम। Am I audible? Sorry to interrupt in between. Am I audible? यस यस यस। एक्चुअली सर मेरे को एक छोटी सी चीज अगर आप अलाउ करो तो मैं समझाऊं। कॉज ऑफ एक्शन बोल रहे थे। एक्चुअली कॉज ऑफ एक्शन मीन्स दैट एवरीबडी हैज अ लीगल राइट, और जब वो लीगल राइट इन्फ्रिंज हो जाता है आप सबका, तो एक कॉज ऑफ एक्शन बनता है। लाइक मेरा लीगल राइट है कि मेरे घर के पास जो रोड है मैं उसको यूज कर सकती हूँ कभी भी मैं चाहूँ, पर कोई भी आके उस रोड को मतलब मेरा पैसेज वहां पे बंद कर देता है कि मैं यहाँ नहीं जा सकती, मैं अपने घर की तरफ नहीं जा सकती, तो वो मेरा लीगल राइट इन्फ्रिंज कर रहा है, राइट टू पास का। और जब ये लीगल राइट इन्फ्रिंज कॉज ऑफ एक्शन बनता है कि मेरा लीगल राइट इन्फ्रिंज करा ऑफ राइट टू पैसेज, विल फाइल सूट ऑन लीगल राइट using the cause of action which the legal right which was voided. ठीक है, अब डाउट की क्लास है ना, एक बार ये बता देता हूँ और उसके बाद लेंगे। उसके बाद क्या होता है, हमें प्लीडिंग्स पे जाकर जो हमारी पीडीएफ हमने बनाई है ना, और वो जो पीडीएफ फॉर्म होगी ना, वो ओसीआर और बुक मार्किंग करेंगे उसमें, वो बहुत जरूरी है। हाई कोर्ट की साफ साफ गाइडलाइंस है ई फाइलिंग के लिए। उसके बाद न्यू केस करेंगे, और जो हमने अभी किया था उसका नाम लिखेंगे केस का। उसके बाद यहाँ पर फाइल नेम लिखेंगे और चूज फाइल करके जो भी हमारा हमने पीडीएफ बनाई हुई है वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद हमारा जो केस होगा यहाँ शो होगा, और यहाँ फाइलिंग का ऑप्शन आएगा, उधर फाइल कर देंगे हम, और हमें जो एक नंबर जनरेट हो जाएगा। ये तो है ई फाइल का। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हम ई फाइल करते हैं तो एडीएल नंबर मिलता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडीएल नंबर का लो सर, जब हम ई फाइल करते हैं हम्म। नंबर मिलता है। हेलो हाँ, सर, जब हम ई फाइल आप क्वेश्चन करते हो तो एक एडीएल नंबर सेकंड मिलता है, सर। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखो सर, आप है ना, पहले तो अपना नाम बताइए कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले, मेरी क्योंकि आवाज यहाँ पर बहुत सारे आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मेरा नाम हाँ हाँ अमन जी, अमन जी बोलिए सर। कुमार सुमन है। हाँ जी हाँ जी। सर बोलिए।
अमन जी मैं फिर भी आपको बता दूं, देखो मैंने थोड़ा सुना था, जितना सुना था उतना बता देता हूँ। जो आप एडीएल नंबर की बात करें ना सर, बेसिकली देखो हम जो यहाँ पर क्लास हो रही है ना, वो आपको एक प्रैक्टिकल चीज के लिए हो रही है, और थ्योरेटिकल पर्पज आप सभी गूगल पे भी चेक कर सकते हैं एडीएल का नंबर क्या होता है, मैं देख लिया है वो चीजें। बेसिकली है ना, ई फाइलिंग नंबर होता है ये, ई फाइलिंग नंबर, एडीएल नंबर ई फाइलिंग नंबर के लिए होता है, फाइलिंग पर्पज के लिए होता है ये नंबर। आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। और कोई डाउट्स? ई फाइलिंग, अभी ई फाइलिंग से रिलेटेड, फिर डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड बाद में करेंगे। अभी ई फाइल से रिलेटेड पूछ सकते हो सर, इसमें क्या और क्या फिलअप किया जाए? हाँ सर ज्येष्ठा हियर, मेरा डाउट था कि आप प्लीडिंग के बाद, जब आप प्लीडिंग के साइड प्लीडिंग का ऑप्शन पे गए थे, उसके बाद आपने क्या किया वो समझ नहीं आया था। आप न्यू केसेस पे गए थे, आपने अपलोड माय केस पे नहीं क्लिक किया था। हाँ मैं बता रहा हूँ, अभी है ना, हम जो केस था ना जो आपको शेयर किया गया था, वो हम पहले ई फाइल कर चुके थे। अच्छा, तो इस वजह से मैं आपको वैसे बता देता हूँ, जैसे जो प्लीडिंग्स में हम गए थे ना, प्लीडिंग्स में क्या करते हैं हम, जो हमारे पास पीडीएफ फाइल होती है ना, जिसका कि ओसीआर और बुकमार्क किया होता है, सर ये उसको हम बुकमार्क क्या होता है? बुक मार्किंग मैं बता रहा हूँ, बुक मार्किंग बेसिकली क्या होती है। बुक मार्किंग होती है, जैसे मान लो इंडेक्स होता है, जो भी पेटिशन में इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स में अगर जो हम वैसे कोई चीज देखेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। सपोज करो हमें देखना है एफिडेविट देखना है, तो हम एफिडेविट पे क्लिक करेंगे ना, तो जो भी हमारी पीडीएफ होगी वो डायरेक्टली उस पे आ जाएगी एफिडेविट पे। सर हम या बुक हमें मार्किंग को एक तरीके से इंडेक्स से कंपेयर कर सकते हैं। हाँ बस ये फर्क ये है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बुक मार्किंग को उससे कर सकते हो, और बस फर्क ये है, हम जिस भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे ना, जिस भी सीरियल नंबर पे क्लिक करेंगे, उसी पेज नंबर पे आ जाएगा वो चीज डायरेक्टली, हमें बार बार पेजेस पलटने की जरूरत नहीं होगी। और सर ये ओसीआर क्या होता है? ये ऑप्टिकल रीडिंग कुछ करके होती है, ऑप्टिकल रीडिंग कुछ करके होती है, जो भी हम टाइप करते हैं ना उसमें, हम उस जो पीडीएफ होती है उसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं उन चीजों। वैसे जर्नली आप जो पीडीएफ होती है उसमें आप किसी चीज को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, कोई भी चीज सेलेक्ट नहीं कर सकते। ओसीआर में क्या होता है, आप उस चीज को ना सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बेसिकली ओसीआर ही होता है। ठीक है सर। यार ई फाइलिंग से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन पूछना हो आपको? क्या करो आप? हेलो धीरज सर। हाँ जी हाँ जी सर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने जब ई फाइल किया था तो उसके बाद क्या हुआ था कि जो एलमद रूम में जाना होता है दिल्ली में, मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था उसके दौरान मैं जब ई फाइल किया था ये, तो एलमद रूम के पास मैं गया था तो वो जो ई फाइलिंग शो नहीं कर रहा था वहां पे। अच्छा, तो मैं बता रहा हूँ उसका क्या है भाई। इसमें क्या है, जैसे हम ई फाइल करते हैं ना, तो मैं एक 30,000 कोड की बताता हूँ, मतलब बेसिकली तो सभी कोर्टों में सेम ही प्रोसीजर है। जैसे ही हम ई फाइल करते हैं तो हमें अमन जी मैं वही बता रहा हूँ, जो दिल्ली के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं ना, उनका सभी का प्रोसीजर बेसिकली सेम ही है, थोड़ा बहुत हो सकता है कोर्ट का हल्का फुल्का अलग हो, वैसे मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना पड़ता है, जैसे आपने कोई ई फाइल कर दिया केस, आपको एडीएल नंबर जनरेट हो गया, वो एडीएल नंबर जो भी 1+1 का सेट जाता है, एक तो ओरिजिनल कॉपी होती है और एक उसकी क्या कहते हैं फोटो कॉपी होती है, वो आप ई फाइलिंग कॉपी में लगाएंगे, इंडेक्स का आगे पेस्ट करेंगे उस फाइल के ऊपर, और एडीएल नंबर लिख देंगे ऊपर, जो आप बता रहे पूछ रहे थे एडीएल नंबर, वो एडीएल नंबर ई फाइलिंग का प्रूफ होता है कि भाई हमारा एडीएल नंबर ये है। अब क्या करेंगे, उसके बाद हमें ना ई फाइलिंग काउंटर के पास जाना पड़ता है। ई फाइलिंग काउंटर, ई फाइलिंग काउंटर पे आप अपनी फाइल देंगे, वो बता देंगे कि सर ये आपकी मतलब आज या कल में आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी, और आपको डेट जनरेट कर देंगे कि इस तारीख को आपकी फर्स्ट हियरिंग है, और फर्स्ट हियरिंग पे आप सुबह आके अहमद को वो फाइल दे दीजिए। अब पूछिए सर। अमन जी? सर वो सही आपने बताया, मेरा भी 30,000 कोर्ट में मैटर था सर वो, तो क्या हुआ था कि
मैं जब जमा ई फाइलिंग हो गया था, एरियल नंबर मैं जनरेट कर गया था उनके पास, लेकिन क्या हुआ था कि वहाँ पे एलमट होम जो था ना, वहाँ पे मैं गया सबमिट करने, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा कोई फाइलिंग ही नहीं हुआ है, एक काम करो तुम जाकर रीफाइल करो। नहीं सर नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप पहले, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप क्या ई फाइलिंग काउंटर पे गए थे? ई फाइल करने के बाद ई फाइलिंग काउंटर पे गए थे? फाइल करने के बाद ई फाइलिंग काउंटर पे गए थे। उसके बाद क्या अच्छा। हुआ ना कि उन्होंने बोला कि फाइल हो गया हुआ है, उससे मैं एलमत के पास गया, तो एलमत हाँ बोला जी, कि हाँ कोई जी। और एक काउंटर है तीसरा रिकॉर्ड में जो फैसिलिटेशन रूम सर एक तो आपकी जो है आवाज ना थोड़ी वहाँ ब्रेक। पे जहाँ पे फाइलिंग होता है, वहाँ पे मैं गया था, उन्होंने बोला कि एक पे जाओ, वहाँ पे कभी कभी अटक जाता है, कोई चीज अटक जाता है। सॉरी सर, मेरा आवाज आ रहा है क्या अभी? हेलो सर अब हेलो। आ रहा है, अब साफ आ रहा है, बीच में कुछ टेक्निकल एरर आ जाती है, आपकी आवाज कट जाती है। हाँ हाँ अब आ रहा है हाँ सर, सर, सुन रहा मैं हूँ। ये बोल रहा हूँ कि वहाँ पे बोले कि काउंटर नंबर शायद 7-8 पे जाने के लिए, वहाँ पे जाके आप बताओ, वहाँ ठीक। पे होता है कभी कभी फंस जाता है और नहीं अपलोड होता सही से, तो दोबारा उनको बोलो अपलोड करने के लिए, अगर अपलोड हो जाता है वो, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा, तो फिर मैं दोबारा वहाँ पे गया, तो ये क्या टेक्निकल एरर क्या होता है कोड में, जब भी कभी कभी ऐसा फंस जाता है, अपलोड नहीं होता, एलमत तक नहीं पहुँचता, ये कैसे होता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पता है क्या यार, कई बार, अब किसी के बारे में क्या बोलूँ ऐसे तो मैं, अगर जो आपको ऐसी कोई दिक्कत होती है ना, तो वहाँ पर जो भी ई फाइलिंग के ऑफिसर है ना, फाइलिंग काउंटर पर अंदर, उनसे एक बार आप बात कीजिए, आपकी है ना प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात ये है, क्या कहते हैं, बेसिकली यही फॉर्मेट है, आप ई फाइल करेंगे, एडीएल नंबर लगाएंगे, जो भी उसका, जो आपने विंडो बताया 7, 8, 9, 10 वगैरह, तो उसमें लिखा रहता है ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का है, ये वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का है, यहाँ पर फैमिली कोर्ट्स के देखे जाएंगे, यहाँ पर क्रिमिनल कंप्लेंट देखी जाएंगी, तो उसी काउंटर पे जाना सर। और फर्दर के लिए आप, मैं 30,000 कोर्ट में हूँ, आप कभी हेल्प ले सकते हैं। ग्रेट सर। सर एमएम कोड के बारे में बात किया आपने, एमएम कोड क्या सभी जगह होता है? क्योंकि अभी मैं रिसेंटली अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप करके आया हूँ, वहाँ पे शायद मेरे को लगता है एमएम कोर्ट नहीं था, शायद फैमिली कोर्ट में मैटर फाइल हुआ था, और डोमेस्टिक केस मैंने बहुत देखा है, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 देखा है, पिटीशन भी फाइल किया है। हाँ जी, हाँ जी। देखो सर, मैं बता रहा हूँ अभी, जो हमारे डीवी केस में जो हमें मतलब जुरिडिक्शन है ना, वो हमारा एमएम कोर्ट का होता है। पर कई बार क्या होता है, जैसे जो और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यूपी के कोर्ट्स हैं, वहां पर जजेस की बहुत स्कार्सिटी है, तो उसमें क्या करता है, फैमिली कोर्ट में ही कर देते हैं कई बार ट्रांसफर। मैंने भी ये चीजें देखी हैं, जो कि ठीक नहीं है, पर वो ये जजेस की कमी है, तो चलती है ऐसी चीजें। पर जनरली डोमेस्टिक वायलेंस केस में एमएम के ही पास जाती है कंप्लेंट, अंडर सेक्शन 12 एंड 23। एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट, यस सर, करेक्ट सर, थैंक यू सर। नहीं सर, बस यही है, अभी है ना ई फाइलिंग से रिलेटेड पूछो सर, मैं उसका मौका जरूर दूंगा डोमेस्टिक वायलेंस से पूछने का। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर एक्चुअली मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है कि अभी आपने ई फाइलिंग तो बताया, लेकिन अभी मैं सर सेमेस्टर 1 में हूँ, तो मेरे को इतना कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, तो क्या आप सर रिटन ऐसा प्रोसेस शेयर कर सकते हैं? सर मेरे लिए तो बिल्कुल नया है सर, इतना कुछ ज्यादा समझ नहीं आता। जैसे आपने अभी वो पिटीशन शेयर करी थी वो तो समझ में आ रही थी, लेकिन ये अभी जो भी वीडियो कॉल पे आपने शेयर करके दिखाया वो उतना आया नहीं समझ में कि क्या चल रहा है। Palak, this is a very simple process. You can check this out on YouTube as well. Let us continue with our class. ओके ओके। और एक रिक्वेस्ट और है, पहले कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले ना, कृपया करके एक बार अपना नाम बताइए, जिससे यार पता तो लगे किससे बात कर रहे हैं, उनका नाम मैं ले सकूं। और hand raise भी करो please. Don't just unmute and start speaking. ओके हैंड रेज कर लेना, जो कोऑर्डिनेटर है वो नाम लेंगी, वही आप प्लीज वही मेरे से क्वेश्चन पूछिए, अगर है किसी को ई फाइल से रिलेटेड, या आप अभी हम आगे करें क्लास को, कैरी फॉरवर्ड करें। बेसिकली पलक जी, ई फाइलिंग अभी है ना, आप स्टडी कीजिए, ये ई फाइलिंग उनके लिए बेनिफिशियल है जो भी एडवोकेट बन चुके हैं और जिनके मतलब जो ई फाइल कर रहे हैं केस। ओके सर। हैंड रेज किया था किसी ने, रियल जी? योगेश। Yogesh. Yes, Yogesh.
मैम कॉज ऑफ एक्शन में जैसे आपने अभी बताया था, जो ऑर्डर रिक्वायर्ड आपने पेपर में दिया हुआ है वही चीजें वो कॉज ऑफ एक्शन में लिखनी होगी, जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर अंडर सेक्शन 18 नहीं नहीं एंड। भाई नहीं यार, कोज ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कब से हम केस कर सकते हैं, वहीं से लिमिटेशन डिसाइड होती है किसी भी चीज की। मीन्स जो केस लिमिटेशन, हाँ जी कब जो से कर सकते हैं, मतलब जैसे कि उनका अत्याचार हुआ, उन्होंने केस के लिए मतलब अप्लाई किया, तो उसमें कॉज ऑफ एक्शन मीन्स मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब क्या उसमें एग्जैक्टली लिखना क्या होता है। कोज ऑफ एक्शन में लिखना होता है जिस भी दिन आपके साथ मार पिटाई हुई, जिस भी दिन आपके साथ फिजिकल अब्यूज हुआ, दैट इज कोज ऑफ एक्शन। क्योंकि आपके साथ कुछ होगा तभी तो आप कोई एक्शन लोगे ना, उसी कोज के ऊपर एक्शन लोगे। कोज ऑफ एक्शन उसके नाम में साफ साफ लिखा हुआ है, कोई कोज होगा तो एक्शन लोगे, दैट इज कोज ऑफ एक्शन। लेमन टर्म्स में आप ऐसे समझ लीजिए कि जब तक कोई घटना घटी ही नहीं तो उसके रिगार्डिंग आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। कॉज ऑफ एक्शन सिंपल सी एक ऐसे लेमन टर्म्स में समझिए पूरी तरीके से कि जब घटना घटेगी, लाइक जब भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, किसी को पीटन हुआ, किसी को मारा गया, पीटा गया, जब वो कॉज ऑफ एक्शन हुआ देन आप फिर उसको फाइल करोगे कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस पर क्या क्या चीजें हुई। सर मैं कुछ बोल लूँ क्या इस पे, कॉज एक्शन पे? हेलो यस सर, यस यस प्लीज प्लीज बोलिए। मैं ये बोला था सर कि जब भी किसी मुद्दे पे विवाद होता है, जैसे किसी एक पति ने अपने पत्नी को मारा या उसके परिवारजनों ने मिलकर उसके साथ हिंसा की, उसको बहुत ज्यादा मारा, तो वो एक मेरा कॉज ऑफ एक्शन हो गया। दूसरा ये हो गया कि मेरे को घर से अमन जी आपकी है ना, बोल तो आप कोशिश ठीक किया, रहे हो तो पर राइट टू आपकी आवाज रेसिडेंस थोड़ी। हमारा हो गया सेक्शन जो उसका 19 है उसमें हटा रहा है, तो ये सब बारी वारी सबके साथ कॉज ऑफ एक्शन हो रहा है, तो आप उसमें डाल सकते हैं अंडर 12 ऑफ इसमें हाँ जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप बहुत अच्छा रहे हैं यार, बात बिल्कुल आप पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रहे हैं, लेकिन आपकी ना वॉइस बहुत ब्रेक डाउन हो रही है, तो वो समझ नहीं आ पा रहा है किसी को भी। हाँ जी सर जैसे मैंने केस पेपर पढ़ा, वो लेडीज के ऊपर जब पहली बार अत्याचार हुआ, मतलब जब उसके हस्बैंड ने मारा उसे 2022 में, तो दैट मीन्स वो डेट कॉज ऑफ एक्शन हुई ना? हम वहीं से स्टार्ट हो जाती है कोज ऑफ एक्शन। जिस हाँ दिन से भी आपके साथ हाँ। जिस दिन पे इंसिडेंट हुआ ना, उसी दिन से कोज ऑफ एक्शन आपके साथ साथ चलता है। अच्छा, ये कॉज ऑफ एक्शन ये फिजिकल अब्यूज में वो करेंगे, क्योंकि पूरी फैमिली तो उसे मतलब पैसे दहेज भी मांग रही है, डाउरी भी मांग रही है, तो क्या ये भी कॉज ऑफ एक्शन हुआ या सिर्फ फिजिकल जो थप्पड़ मारा था उसको वो आएगा? नहीं नहीं, देखो जो डोमेस्टिक वायलेंस है ना, वो हाँ, फिजिकल भी होता है, इकोनॉमिकल भी होता है, मेंटल भी मेंटल भी। होता है। हाँ। ठीक है, तो जिस हम्म दिन से ही उन्होंने ताना मारा लेडी हम्म को, हम्म हम्म ठीक हम्म, है, उसी दिन से हम्म। ही कोज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो गया। ओके, यानी 22 से। खाली सिर्फ मैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहा हूँ अभी, यस ठीक सर, है। यस सर, आई नो। हाँ। और जो डिस्प्यूट्स हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के, मूवेबल प्रॉपर्टी के, वो बहुत अलग चीजें हैं, ठीक है। उसमें ओके लिमिटेशन ओके। का भी इशू आ जाता है। खाली अभी है ना, मैं डोमेस्टिक हम्म। वायलेंस से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ हेलो सर। पहले अपने हैंड रेज कीजिए प्लीज, और फिर अपना नाम बताइए, जिनका नाम प्रियल जी लेंगी। यस आलोक। Hi sir, this is Alok here. What I understand with the cause of action, what I've read in CPC is this, that it's based on the existence of the legal right and the violation of that legal right. Apart from that, तो जब मैंने आपका वो DV Act पढ़ा था, तो I find like I really want to ask that आपने एक word use किया था presently present. तो sir, is that right in there? जो अपने DV Act का draft में send किया था. There's the word presently present. So can you explain me about that? Because I was not really getting that. Like two same words are being used there.
Just a minute, yeah. Can you read out that paragraph? Yeah, for sure, sir. So just give me a second. I'm reading that. Sure, sure. Alok, please be ready with your question because we have a limited time and the class will get over at 12, sir. Continue. Abel will ask you this at the end of it. Okay, no issue. Anyone else? कोई नहीं, अभी हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं क्लास को। जो डोमेस्टिक वायलेंस की पेटिशन होती है वो जाती है सेक्शन 12 के अंडर, ठीक है। उसके साथ एक एप्लीकेशन लगती है सेक्शन 23 की, और जो ये फॉर्मेट है हमें शेड्यूल दिए गए हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर। फॉर्म सेकंड है, उसमें सेक्शन 12 की एप्लीकेशन क्या क्या फॉर्मेट है उसका। अच्छा, एक चीज है, कंटेंट वही रहेंगे जो फॉर्म सेकंड में दिए गए ना, कंटेंट तो वही रहेंगे, पर हम अपने तरीके से उस चीज को ड्राफ्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सीरियल नंबर वाइज वही आएगा, फर्स्ट पे ही आएगा, ऐसा नहीं है। कंटेंट वही रहेंगे जो फॉर्म सेकंड में बताए गए, पर ड्राफ्ट हम अपने तरीके से कर सकते हैं। फॉर्म 3 में आई थिंक एफिडेविट ऑफ सेक्शन 23 है। सेक्शन 18 के अंदर हम प्रोटेक्शन राइट मांगते हैं, सेक्शन 19 में रेजिडेंस राइट, और सेक्शन 20 में कंपनसेशन राइट, सेक्शन 21 में कस्टडी राइट अगर जो कोई बच्चा है तो, और सेक्शन 23 के अंदर मैंने बताया ये, जो बेसिकली यही सेक्शन होते हैं, और भी सेक्शंस होते हैं। और एक इसमें जो मेन होता है वो सेक्शन 9 है, प्रोटेक्शन ऑफिसर का। प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जो कि हमारे साथ कोई भी अत्याचार होता है, मैं एज ए लेडी बात कर रहा हूँ, अभी एज ए लेडी बात कर रहा हूँ, ठीक है, एज ए लेडी के पर्सपेक्टिव में लेना अभी। तो जैसे ही हमारे साथ कोई डोमेस्टिक अब्यूज होता है तो हम क्या करते हैं, हम सीधे जाएंगे पुलिस स्टेशन में। तो पुलिस ऑफिसर की भी ड्यूटी होती है उस लेडीज को उसके राइट बताना अंडर सेक्शन 5। फ्री लीगल सर्विस है, वहां पर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट होता है, उसमें आपको फ्री लीगल एड मिलती है। प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है अगर जो कोई आप, और प्रोटेक्शन ऑफिसर असिस्ट करता है एमएम को प्रोटेक्शन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। अब आप डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन। नीतू पांडे। सर, ये मेंटेनेंस कितने पीरियड में ग्रांट होता है? मतलब क्या टाइम लिमिट है? अगर हम केस फाइल कर दिए तो कोर्ट हमें कितने पीरियड के अंदर मेंटेनेंस ग्रांट कर देगी? बेसिकली मैं आपको ना प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें। जनरली क्या होता है, सेक्शन 23 के अंडर फर्स्ट डेट पे तो आप जो है एक्सेप्ट करवाते हैं, एडमिट करवाते हैं केस, ठीक है। सेकंड डेट पे क्या होगा, जो अक्यूज होगा, जो रिस्पोंडेंट होगा वो प्रेजेंट होगा, अपने जो उनके एडवोकेट होंगे वकालतनामा वगैरह सबमिट करवाएंगे। थर्ड या फोर्थ डेट पर सेक्शन 23 जो मैं आपको बता रहा था, इंटरिम मेंटेनेंस और एक्स पार्टी ऑर्डर होता है, उस पे मतलब आर्गुमेंट्स होती हैं सेक्शन 23 में। और आजकल क्या हो रहा है कि जैसे ही हम पिटीशन फाइल करते हैं ना सेक्शन 12 के अंडर, तो उसमें इनकम एफिडेविट साथ में ही मांग लेते हैं। तो इनकम एफिडेविट ऐसा भी नहीं है कि भाई एक क्या कहते हैं हियरिंग उसमें खराब हो जाएगी। तो उसी थर्ड या फोर्थ डेट पर, ठीक है, आपको इंटरिम मेंटेनेंस आपकी बन जाएगी। ओके। पर सर, मैं अभी एक केस देख रही हूँ, यहाँ पर 3 साल हो गए, अभी तक मेंटेनेंस ग्रांट ही नहीं हो रहा है, और ये सामने वाली पार्टी अपना एसेट लायबिलिटी शो नहीं कर रही है। तो क्या वाइफ ऐसा डिमांड कर सकती है कि आप एक्स पार्टी ऑर्डर दे दे जब हस्बैंड एसेट लायबिलिटी? हाँ सर।
बिल्कुल एग्जैक्टली जब आप पढ़ो सेक्शन 23 अभी पढ़ के देख लो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है एक्स पार्टी ऑर्डर लिखा हुआ है, और आप उसको ना उस चीज के ऊपर एमएम को बोलो, उस चीज के ऊपर एमएम को बोलो कि मैं अपना सेक्शन 23 इन्वोक करना चाहती हूँ। अगर जो मान लो ऑर्डर नहीं कर रहा तो आप उसकी अपील कर सकते हैं। ओके, मतलब हमें मैं अपील Please continue with the class. It will get over in 15 minutes. I think we should look at others as well. Neetu, you can ask your doubts at the end. ओके मैम, ओके। Yes. ठीक है प्रियल, अभी तो डाउट सेशन ही था, और जो बेसिकली मैंने चीजें सारी बताई थी डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, होप सो आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सर फिर ज्येष्ठा का भी एक डाउट है। पूछिए, कोई बात नहीं। 14 मिनट लेफ्ट है, जिनके डाउट्स हो पाएंगे ना उनके ही हो पाएंगे, औरों के लिए सॉरी यार। सर यहाँ पे हम मॉनेटरी रिलीफ पढ़ रहे थे, तो इसमें दो टाइप के पैसे दिए गए हैं। एक जगह 40,000 पर मंथ दिया गया है और एक 50 लाख दिया गया है, तो ये दो चीजें क्या है? यस, 40,000 है वो इंटरिम मेंटेनेंस के लिए, और जो 50 लाख है वो सेक्शन 20 में कंपनसेशन है, जो उनके साथ मारपिटाई हुई है, जो भी मतलब जो डोमेस्टिक अब्यूज हुआ है उसकी भरपाई, उसका कंपनसेशन। फर्क क्या है सर ये इंटरिम में और ये 50 लाख वाले? इंटरिम, हाँ जी बता रहा हूँ। इंटरिम मेंटेनेंस क्या क्या होता है, देखो कोई भी लेडीज है, जरूरी तो है नहीं सारी वर्किंग वुमेन होती हैं, अगर तो मान लो उनको कोई इंटरिम रिलीफ नहीं दिया जाएगा, महीने में कुछ ऐसी मतलब अमाउंट नहीं दिया जाएगा, तो वो कैसे मतलब अपना लाइवलीहुड चलाएंगी। तो बेसिकली सेक्शन 23 उसको एम्पावर करता है कि एटलीस्ट इनका जो है मतलब लाइवलीहुड चल पाए। दैट इज 50,000 फॉर। और देखो जब हम जितना, हाँ जी तो इसमें और फिर एलिमनी में क्या फर्क रहा? एलिमनी डिवोर्स के बाद मिलती है जैसे, मतलब ये 50 लाख का क्या मतलब रहा फिर? देखो एलिमनी ये हो गया कंपनसेशन, ठीक है, और एलिमनी हो गया उसका राइट, बोथ आर डिफरेंट थिंग। राइट और कंपनसेशन बहुत अलग चीज है, अगर जो आप माइनर इसमें है ना एक डिफरेंस है। कंपनसेशन तो हमारे साथ कोई अन्याय हुआ है, ठीक है, वो हम मतलब क्या कहते हैं मांग रहे हैं, दैट इज कंपनसेशन। जैसे आप एमएसीटी में भी देखती हैं, अगर जो कोई मतलब एक्सीडेंट हो जाता है हम गवर्नमेंट से कंपनसेशन मांगते हैं। एलिमनी क्या है? एलिमनी आपका राइट है, हस्बैंड की प्रॉपर्टी में एक लेडीज का राइट बनता है एलिमनी का। तो सर ये जो कंपनसेशन है जैसे ये कब कौन सी हियरिंग तक मिल जाता है? जो अच्छा आपकी कंपनसेशन की सेक्शन 20 की बात करें, कंपनसेशन मिलेगा जब आपकी कंक्लूड हो जाएगा डीवी, जो डीवी का केस है वो पूरा कंक्लूड हो जाएगा तब। और इंटरिम मेंटेनेंस मिलेगी, जो अभी मैं एक मैम का क्वेश्चन था वो जो मैंने बताया था 3rd या 4th। सर जैसे डीवी एक्ट के बाद में उसको हस्बैंड को जेल हो गई, और जैसे अगर लेडीज उस घर में नहीं रहना चाहती जिस घर में वो पहले थी, तो क्या वो तो रेजिडेंस ऑर्डर घर भी डिमांड कर सकती है? बिल्कुल रेजिडेंस ऑर्डर है, सेक्शन 90 रेजिडेंस ऑर्डर के अंडर है ना, आप मतलब रेंट पे रह सकते हो, वहां पर आपको रेंट एग्रीमेंट सबमिट करवाना पड़ेगा कि मैं सो एंड सो रेंट पे करती हूँ, मेरे को रेजिडेंस ऑर्डर कहता है इतना रेंट दिलवाया जाए रेजिडेंस ऑर्डर में। और एक चीज और है, आपने अरेस्ट का बोला ना, हस्बैंड को अरेस्ट कर सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का ना एक रिसेंट जजमेंट आया था, मेरे को जजमेंट का नेम क्लियर नहीं, आप एक बार प्लीज सर्च करके देखना, उसमें क्या है सुप्रीम कोर्ट साफ साफ लिखा हुआ है, आप जो अक्यूज है ना उसको अरेस्ट वारंट नहीं भेज सकते, एक्स पार्टी कर सकते हैं पर उसको अरेस्ट नहीं कर सकते इन डीवी केसेस। सर इसका मतलब बता दीजिए कि एक्स पार्टी कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में तो समझ नहीं आया था, इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर हो ना, आपको पूरी क्लास बतानी पड़ेगी मेरे को इसके ऊपर। अभी बेसिकली डाउट सेशन रहने देते हैं डीवी से रिलेटिंग, क्योंकि नहीं तो है ना आपको पूरी चीजें एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होते हैं और इंटरिम चीजें क्या होती हैं वो आपको एक एक पॉइंट बताना पड़ेगा। ठीक है सर। Aisha also has a doubt. हाँ जी। Everyone kindly conclude your doubts fast. Like we have to solve everybody's doubts. Aisha. Hello. Yeah. How to dispose of your name from the DB Act?
सॉरी सर DVX से अपना नाम कैसे हटवाए? नहीं यार, वो तो मैं समझ गया, ठीक है, पर पहले आप अपना नाम बताइए फिर क्वेश्चन पूछिए यार। अमन। अभी आयशा, ओमन, अमन अमन। Sir, Aisha is not able Naman. to unmute. Aman, kindly ask your doubt first. हाँ जी अमन। दिस इज अमन। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो सेक्शन 25 दिया हुआ है DVX का, उसमें हम डिस्पोज ऑफ करवाते हैं अपना नाम, DVX से अपना नाम हटवा सकते हैं, कैसे हटवा सकते हैं ये बताइए मेरे को, प्रोसेस बताइए इसका। अगर जो आपको DVX से अपना नाम हटवाना है ना, तो आप हाई कोर्ट में, ठीक है, उसको क्वेश्चन की वो डालिए, क्वेश्चन की आप डालिए उसमें 482 CRPC। सर तो इसमें FIR क्वेश्चन होता है ना क्या, या कंप्लेन भी क्वेश्चन हो सकता है उसमें? कंप्लेंट भी क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्लेंट भी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर जो कोई भी इनिशियल प्रोसीडिंग आपके खिलाफ है और आपको प्रमा फेसाई लग रही है चीजें कि आपके पास कंक्लूसिव एविडेंस है कि भाई मैंने नहीं किया हुआ, या तो चार्ज पे ही आप बताइए वहां पर अपनी, उसमें तब हट सकता है, नहीं तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट से, अगर जो आपकी नहीं सुनी जा रही वहां पर MM कोर्ट में, तो आप हाई कोर्ट से भी करवा सकते हैं। यस सर, मतलब मेरे को बस ये पूछना था कि FIR के अलावा भी हम कंप्लेन वगैरह जो होता है, वो पिटीशन वगैरह होता है, उनको भी हम क्वेश्चन करवा सकते हैं अंडर सेक्शन 482 हाई कोर्ट। आप 482 में इनहेरेंट पावर होती हैं। यस सर गॉट इट सर। BNSS में भी दिया सेक्शन 528 सेक्शन। हाँ अब वो चेंज हो गया, अब सेक्शन चेंज हो गया यार। हाँ ओके सर, थैंक यू। Sir, Tanisha also has a doubt. Tanisha, you may unmute your mic. Yes, Tanisha. यार आप 5 सेकंड दिए जाएंगे अनम्यूट करने की, क्योंकि टाइम बहुत 8 मिनट रह गए यार, तो दूसरों को एटलीस्ट चांस मिल जाए। 5 सेकंड के अंदर कोई अनम्यूट नहीं करता तो नेक्स्ट कर देना प्रिया जी। सर आयशा ने अपना डाउट चैट बॉक्स में डाला है। तो यार चैट बॉक्स yes, the compensation is granting for abused YouTuber, but simultaneously if she want to go for divorce, then will she be able to invoke her right of maintenance and alimony along with compensation? देखो ऐसा जी, जो मुस्लिम लोग, अगर जो आप मुस्लिम लोग के उसमें पूछ रहे हैं और हिंदू लोग के उसमें पूछ रहे हैं, तो आप प्लीज एक बार है ना ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा ना डिफरेंस होता है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम एक्ट में और क्या कहते हैं HMA के अंडर जो सेक्शन 13 में कंटेस्टेड डिवोर्स होता है ना, थोड़ा डिफरेंस है। क्योंकि अगर जो आप खुल के चीज बता पाएंगे तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि गलत जानकारी मैं दे नहीं सकता। Clear that thing. Palak Agarwal also has a doubt. Okay, Palak जी। सर पलक साइड, सर मेरे को ये पूछना था कि अगर हस्बैंड ऐसा कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अगर वो मना कर दे कि उसको एलिमनी नहीं देनी, या फिर जो भी मेंटेनेंस उसको नहीं देना, या फिर उसके पास इतनी इनकम ही नहीं है कि अपनी वाइफ को मेंटेन कर सके, तो सर क्या होगा उसका? इस रिस्पेक्ट के अंडर है ना, सबसे पहले तो ये देखा जाएगा, हस्बैंड भी अपना इनकम एफिडेविट सबमिट करवाएगा। पहले तो उसमें देखा जाएगा कि उसकी कोई मतलब सैलरी तो नहीं आती, अगर जो सैलरी आती है तो सैलरी को अटैच कर दिया जाएगा। अटैचमेंट मैं बता दूंगा क्या होती है, मेरे को याद दिला देना। अटैच कर दिया जाएगा, या कोई मूवेबल एसेट्स हैं उनको सेल प्रोसीड कर दिया जाएगा। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो इसमें हेल्प करेगा, वो जो मेंटेनेंस इकट्ठी हो गई है उस चीज के लिए, उसको फुलफिल करवाने के लिए। अगर जो फिर भी चीजें नहीं होती हैं तो उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा, जब तक वो मेंटेनेंस नहीं दे देता। और सर मीनवाइल उसकी वाइफ का क्या होगा? उसको अगर जो क्या कहते हैं स्टेट भी कंपनसेशन दे सकता है, अगर जो है इसमें ऑर्डर कर देंगे तो टिल टाइम। पर बहुत रेयरली होता, वो बहुत रेयरली होता ये चीज, आप मतलब थोड़ा ध्यान रखना है। तो मतलब जो भी देना है वो हस्बैंड को ही देना है, फिर चाहे बाद में दे, बिल्कुल बाद में दे या पहले दे, देना उसी को पड़ेगा, फिर चाहे कैसे भी दे वो।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, और थैंक यू उसमें सर। अगर जो वो ये बोलेगा मैं काम नहीं करता तो मिनिमम वेजेस एक्ट लग जाता है उसके अंदर, कि तो उसको वो बोलेगा मिनिमम इतना प्रोवाइड करना ही पड़ेगा कैसे भी करे वो। मिनिमम वेजेस एक्ट होता है, डिफरेंट स्टेट्स का मिनिमम वेज एक्ट डिफरेंट होता है, ठीक है। स्किल्ड उसमें होता है स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, इस तरह से। अनस्किल्ड का 18,000 है दिल्ली में, 18-20,000 है, और जो स्किल्ड है उसका शायद 25,000 है। तो 25,000 फॉर एग्जांपल 20,000 है, तो उसके 2 पार्ट्स कर दिए जाएंगे। एक पार्ट मतलब क्या कहते हैं हस्बैंड का, और जो सेकंड पार्ट है ना उसमें ये देखा जाएगा जो फादर है मदर डिपेंडेंट उस हस्बैंड के ऊपर, तो एक पार्ट उसका उनका रख दिया जाएगा। बेसिकली 3 पार्ट हो जाएंगे फिर। और चिल्ड्रन है तो उनका ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया जाएगा इक्वल शेयर्स में, उसकी जो सर मतलब। वो क्या गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जो ये आप मिनिमम वेजेस वाला बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मिनिमम वेजेस एक्ट है यार, आप एक बार रीड ओके करना, सर, मिनिमम वेज, हाँ एक्ट है, ओके, मिनिमम थैंक यू वेजेस सर। एक्ट। अच्छा यार, अब इसको कंक्लूड करते हैं, 4 मिनट्स बच गए हैं, ठीक है रियल जी। Yes, sir. So everyone, काफी था। for the attendance, I would say, मतलब half of the people were able to join and half of you were not able to join. So I would request you कि meeting के chat box में तो नहीं, but YouTube पे जो वीडियो अपलोड होगी आप लोग उसी के chat box में जिन्होंने अभी क्लास ज्वाइन की है वो अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे, and I'll be cross checking it with the number of participants as well, those who have marked or not marked their attendance. Kindly mark it in the YouTube chat box. जब वीडियो अपलोड हो जाएगी, you have to keep this in mind. एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, 1 ही मिनट लूंगा आपसे का। आपको है ना एक लिंक शेयर किया जाएगा, और मैं चाहता हूं कि आप उसमें ना इस क्लास के रिव्यूज दें यार, जेन्युइन रिव्यूज दें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव रिव्यूज भी आते हैं तो उस चीज में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका 1 मिनट लगेगा, मेरे को पता चल जाएगा यार क्लास कैसी है और उसमें मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ फर्दर क्लास के लिए। या आपको बेसिकली है ना प्रैक्टिकल बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि बुक चीजें तो आप भी खुद पढ़ सकते हो और पढ़ा सकते हैं। मेरे को है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूं, उसका आपसे रिक्वेस्ट है। आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, उस पर रिव्यूज दिए जरूर। थैंक यू वेरी मच। सर डीवी से सॉरी, रिलेटेड आप डाउट सॉल्विंग क्लास ले सकते हैं क्या? सेशन जो भी है हमारे दिमाग में, कल का तो कैंसिल हो गया इसलिए। वो मैम टीम से डिस्कस करके ही बता सकता हूँ मैं आपको, ओके जो सर, आप फाउंडर हैं सेक्शन और जो अदर मेंबर्स हैं। ओके ओके सर, आप सेक्शन 23 बोल रहे थे एप्लीकेशन, क्या उसको मतलब सेक्शन 23 के अंडर एप्लीकेशन डालेंगे कोर्ट में कि एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाए तो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, होगा क्यों नहीं। उसमें ओके सर, कंटेंट यार, कंटेंट तो ट्रू होने चाहिए ना। यस सर, यस सर। वो मतलब एक उसने एडवोकेट की बोलिए उसने बोलिए। ऐसे लाइबिलिटी सामने वाली पार्टी आज 3 साल से कल बहाने मार रही है और ये सबमिट नहीं कर रही, सिर्फ अपना सैलरी स्लिप उन्होंने करंटली दिया हुआ है, बट तो एसेट क्या है, प्रॉपर्टी क्या है ये नहीं दिखा रही है, ना ही अपना अकाउंट में नंबर मेंशन कर रही है। तो इसीलिए वो मैं पूछ रही थी क्या इसमें क्या हो सकता है। तो मैम आप सबसे पहले उनकी अटैचमेंट ऑफ सैलरी की क्या कहते हैं एप्लीकेशन लगाइए। जो भी उनकी सैलरी आती है ना, आपको मेंटेनेंस ग्रांट हो गई, इंट्री मेंटेनेंस ग्रांट हो गई। नो 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 नो, कोई कुछ नहीं, नॉट ए तो सिंगल रुपीज। मैम आप मेरे को ना डीएम कर, अभी क्लास खत्म होने वाली है, आप मेरे को ना मेरा नंबर शेयर कर दिया जाएगा। आप मेरे ओके को सर, डीएम करके ना उसके से रिलेटेड डिटेल पूछ लें, कहाँ पर केस फाइल है। आई विल हेल्प ओके, यू इन दैट थैंक केस। यू सर, थैंक यू और सो मेरी मच। एक रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से यार, प्लीज मेरे को भी रिव्यूज देना हो, जो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे मैं आगे आपकी क्लास फर्दर इंप्रूव कर सकूं। सॉरी ओके आज इतने ही डाउट ले पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। आप एक एक करके क्लास को लीव कर सकते सर, थैंक यू मैम। हैं। You all are requested to leave one by one. Thank you, everyone.